की कहानी है चंपारण की, जहां 18th सेंचुरी में किसानों के साथ अत्यधिक शोषण होता था। किसानों को प्रताड़ित किया जाता था, उनसे जबरन काम लिया जाता था। दरअसल चंपारण बिहार का पश्चिमी जिला है, जहां पर 18th सेंचुरी में नील की खेती की जाती थी। 18th सेंचुरी के आसपास अंग्रेजों ने यह महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि वहां यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती हैं। 18वीं सदी के अंत तक कंपनी ने नील तथा अफीम की खेती पर पूरा जोर लगा दिया। इसके बाद लगभग 150 सालों तक अंग्रेज किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों में फैल गया। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% था और 1810 में बढ़कर 95% हो गया। यूरोप की कपड़ा बनाने वाली कंपनियों के लिए नील की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए बागान मालिकों ने नील की उत्पादकता को बढ़ाने पर बल दिया। चंपारण का मामला काफी पुराना था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में गोरे बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध करा लिया, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के 3/20 हिस्से में नील की खेती करनी पड़ती थी और इस व्यवस्था को नाम दिया गया तिनकटिया पद्धति। 19वीं सदी के अंत में उत्तरी इटली, दक्षिण फ्रांस तथा ब्रिटेन में रासायनिक रंगों का विकास हो गया, जिसके चलते नील के बाजार को बंद कर दिया गया तथा चंपारण के बागान मालिक नील की खेती को बंद करने पर विवश हो गए। साथ ही किसान भी नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे। इसका कारण ये था कि बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपनी सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करे, लेकिन नील की खेती के साथ समस्या ये थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी, मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती। उसके बाद उस भूमि पर 2 या 3 वर्षों तक कोई और फसल पैदा नहीं की जा सकती थी। परिस्थितियों को देखते हुए बागान मालिकों ने किसान की व्यवस्था का फायदा उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने दूसरी फसलों की खेती करने के लिए किसानों को अनुबंध मुक्त करने की शर्त पर लगान तथा करों में वृद्धि कर दी। इसके अतिरिक्त बागान मालिकों द्वारा तय की गई कर दरों के आधार पर किसानों को अपना उत्पादन बेचने के लिए बाध्य किया गया। हजारों भूमिहीन एवं गरीब किसान खाद्यान्न की बजाय नील और अन्य नकदी फसलों की खेती करने के लिए मजबूर हो गए। इसी बीच दिसंबर 1916 में गांधी जी ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया। इसी आयोजन में उनकी मुलाकात होती है एक ऐसे शख्स से जिन्होंने उनकी राजनीति की दिशा ही बदल कर रख दी, और इस शख्स का नाम था राजकुमार शुक्ल। इस सीधे साधे बल्कि जिद्दी शख्स ने उन्हें अपने क्षेत्र में किसानों की पीड़ा और अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे शोषण की दास्तान बताई। चंपारण से जुड़े प्रमुख आंदोलनकारी राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण बुलाने का फैसला किया। गांधी जी राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर, मजहर उल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारिक तथा जेबी कृपलानी की सहायता से मामले की जांच करने चंपारण पहुंचे। चंपारण पहुंचते ही अधिकारियों ने उन्हें तुरंत चंपारण से चले जाने के आदेश दिए, किंतु गांधी जी ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया तथा किसी भी प्रकार के दंड के भुगतान करने का फैसला किया। सरकार के इस अनुचित आदेश के विरुद्ध गांधी जी ने अहिंसात्मक प्रतिरोध या सत्याग्रह का मार्ग चुना। अप्रैल 1917 में हुआ चंपारण का किसान आंदोलन में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के अपने आजमाए हुए अस्त्र का भारत में पहला प्रयोग चंपारण की धरती पर किया। गांधी जी की दृढ़ता के सम्मुख सरकार विवश हो गई। अंततः उसने स्थानीय प्रशासन को अपना आदेश वापस लेने तथा गांधी जी को चंपारण के क्षेत्रों में जाने की छूट देने का निर्देश दिया। इसी बीच सारे मामले की जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया। गांधी जी को आयोग का सदस्य बनाया गया तथा गांधी जी आयोग को ये समझाने में सफल रहे कि उनके द्वारा अपनाई गई तिनकटिया पद्धति अनुचित है तथा इसको समाप्त कर देना चाहिए। उन्होंने आयोग को ये भी समझाया कि किसानों से पैसा अवैध रूप से वसूला गया है, इसके लिए किसानों को हर्जाना दिया जाए। बाद में एक और समझौते के पश्चात बागान मालिक अवैध रूप से वसूली का 25% हिस्सा किसानों को लौटाने पर राजी हो गए तथा एक दशक के भीतर बागान मालिकों ने चंपारण छोड़ दिया और गांधी जी ने भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम संघर्ष जीत लिया। इसी उपलब्धि के उपलक्ष्य पर रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि से विभूषित किया।